प्रधानमंत्री जी, दो तीन छोटे छोटे ऐसे सवाल जो जनता बहुत जानना चाहती है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने गैजेट फ्री कैसे बने, क्योंकि गैजेट वक्त के साथ बदलते हैं। क्या आप अपना इतना वक्त निकाल लेते हैं कि आप आईपैड के साथ ट्यून हो जाएं, जो नया स्मार्टफोन आ रहा है उसके साथ ट्यून हो जाएं? एक तो अभी तो मैं मुख्यमंत्री पद का तो अभी बना, लेकिन उसके पहले टेक्नोलॉजी के प्रति मेरी रुचि थी। अभी कुछ लोग जो पेन से लिखते हैं ना पैड में, शायद 90s में मेरे पास एक पैड था जिसमें मैं पेन से लिखता था, 90s में। अभी वो कॉमन हो रहा है, मैं उस समय उपयोग करता था। शायद देश में शायद कोई हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फ़ोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फ़ोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की, और दूसरे दिन कलर फ़ोटो छपी। तो अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फ़ोटो आज की आज कैसे छपी। कुछ भी दुनिया में डिजिटल कैमरा कब आया, दुनिया में आने के बाद भारत कब आया, दुनिया में ईमेल कब लॉन्च हुआ और भारत में कब लॉन्च हुआ। प्रधानमंत्री ने जब से एक इंटरव्यू में जवाब दिया है, 2019 के चुनाव का आखिरी चरण क्विज शो में बदल गया है। जितने भी लोग इस सवाल को लेकर टेंशन में थे कि कौन जीतेगा, बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी, यूपी में महागठबंधन का क्या होगा, वे सारे लोग डिजिटल कैमरा कब आया यह पता लगाने में लग गए। यही नहीं, ईमेल कब लॉन्च हुआ इसकी भी खोज हो रही है। प्रधानमंत्री ने न्यूज नेशन नामक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि शायद देश में हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरे का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, मैंने डिजिटल कैमरे से उनकी फ़ोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था, उस समय मैंने फ़ोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट कर दिया। अब दूसरे दिन कलर छपी तो अडवाणी जी को सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज के आज कैसे छपी। चूंकि प्रधानमंत्री बटुआ नहीं रखते हैं तो डिजिटल कैमरा कैशलेस खरीदा होगा, क्योंकि तब बार्टर सिस्टम तो था ही। हिंदी में इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, और ये आज भी है। गांव में हम लोग, बहुत से लोग, अभी भी लोग धान देकर आइसक्रीम खरीद लेते हैं, लेकिन तब क्या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आ गया था। अब इस तरह से आप प्रधानमंत्री के जवाब पर रिसर्च करेंगे तो उस युग में पहुंच जाएंगे जहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा। जितना उन्होंने कहा है उतने का ही रिसर्च कीजिए, और इसलिए रिसर्च करना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री की बात दूर दूर तक पहुंचती है। लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। अगर तथ्य सही नहीं रहे या गलत जानकारी या गलती से निकली जानकारी लोगों के दिमाग में तथ्य बनकर रह जाए, ये ठीक नहीं है। ऐसे ही स्कूलों की हालत अपने आप बहुत बुरी है। खासकर सरकारी स्कूलों में 5वीं का जो छात्र है वो दूसरी की किताब नहीं पढ़ पाता है, और विरोधी और ट्विटर पर जो खलियर लोग हैं वो खूब मजा ले रहे हैं, इसमें खूब तरह के कार्टून बन रहे हैं, मौज मस्ती हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के विरोधी अहमद पटेल ने ट्वीट कर दिया और लिखा कि यहाँ जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, भारत में पब्लिक इंटरनेट सर्विस 1995 में ही शुरू हुआ। मुझे नहीं पता कि 1987-88 में प्रधानमंत्री किसी और कैसे ईमेल भेज पा रहे थे। क्या तारीख को लेकर प्रधानमंत्री की जुबान फिसल गई? कई बार इंटरव्यू में बोलते वक्त चीजें गलत हो जाती हैं, ये हो सकता है। अच्छा होता प्रधानमंत्री ट्विटर हैंडल पर इसे क्लियर कर देते, जो कि लगता है नहीं किया है। प्रधानमंत्री भी विपक्ष को उलझाकर खुश हैं, लगता है कि कम से कम चलो डिजिटल कैमरा और ईमेल पर वो लोग चर्चा कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, हम अपना कुछ और काम कर रहे हैं। 31 मार्च 1986 को राजीव गांधी की सरकार में विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL का गठन होता है। भारत में गांधी जयंती के दिन 1991 में VSNL ने ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल लॉन्च किया। 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 21 जून 1991 को ही उन्होंने शपथ ली थी। 24 फरवरी 1992 तक भारत में मात्र 100 यूजर थे ईमेल के, जिन्हें सब्सक्राइबर आप कह सकते हैं। मुंबई में 50 सब्सक्राइबर थे और दिल्ली में 25। जब कुछ संस्थाएं थीं रिसर्च की, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इस तरह के संस्थानों के पास ईमेल था। हमने ये जानकारी 24 फरवरी 1992 के टाइम्स ऑफ इंडिया से ली है। रिपोर्टर के नाम की जगह स्टाफ रिपोर्टर लिखा है। इस रिपोर्ट में VSNL ने कहा है कि हर महीने 25 नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं। सोचिए आज हम कैसे ईमेल खोलते हैं और बंद करते हैं। वैसे एक जानकारी और है, किसी भी ईमेल के साथ पहला अटैचमेंट मार्च 1992 में भेजा गया था। ये अटैचमेंट एक तस्वीर थी
भेजने वाले का नाम नथानियल बोरेनस्टाइन था, जबकि बकौल वो अमेरिका के, जबकि बकौल मोदी वो 87-88 में फोटो अटैच कर दिल्ली भेज चुके थे और आडवाणी जी सरप्राइज हो चुके थे। इस लिहाज से प्रधानमंत्री ने भी ईमेल होने की बात गलत बताई। 87-88 में ईमेल से कैसे अटैचमेंट भेज दिया, जबकि ईमेल आया ही 1992 में है। आपने अभी एयर स्ट्राइक का जिक्र किया, मैंने खुद एक सेशन कंडक्ट किया था जिसमें पूर्व सेना के तमाम अधिकारी जो हैं, सेनाध्यक्ष, एयर मार्शल, सब तमाम लोग मौजूद थे। तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई रिस्क पॉलिटिकल भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेना काम कर रही है, पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होगी तो काम नहीं हो सकता, तो आपको ड्यू क्रेडिट देना होता है। इसको लेकर अलग अलग मत हैं, लेकिन एक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब पुलवामा हो गया और आपने निर्णय लिया कि हम एयर स्ट्राइक करेंगे, बदला लेंगे, आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था? क्योंकि पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति है, अनस्टेबल नेशन है, वो कुछ भी कर सकता है, तो कुछ डर था मन में कि भाई रिटेलिएट हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है। अगर न्यूक्लियर ब्रिंक पर पहुंच गए तो क्या होगा? क्योंकि आए दिन धमकी देते हैं। पहली बात है तो हमारे सामने समस्या थी, उस समय वेदर अचानक खराब हो गया था, बहुत बारिश हुई थी, आपको याद है। मैं हैरान हूं, अभी तक देश के इतने बड़े पंडित लोग इतनी मुझे गालियां देते हैं, लेकिन उनका दिमाग यहाँ नहीं चलता है। तो 12 बजे, ये भी मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे हमारे अफसरों को क्या लगेगा मुझे मालूम नहीं। तो एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। तो बाय लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तो सब उलझन में थे, क्या करें। देन अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक है, क्लाउड है, जाइए, चल पड़े। तो 1:30 बजे हमने मूवमेंट शुरू की। करीब हमारा समय था कोई 2:55 दिमाग में था, इस हिसाब से कि दैट इज द बेस्ट टाइम। कुछ सैटेलाइट की मूवमेंट भी ध्यान रखनी होती है कि हम उसमें भी ना आए, हाथ लगे। तो ये सारे हिसाब किताब में कोई 2:55 बैठता था, हमारे लोग गए। 3:20 को मुझे रिपोर्ट आया कि साहब सब लोग ठीक ठाक हो गया है। इतने बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने सोचा कि ऐसा काम करेंगे, मौसम क्लाउडी है, रेडार पे नहीं आएंगे। 13 मई दिल्ली का आसमान, आसमान में काले घने होने से पहले के ये बादल हल्का हल्का ब्राइट ब्लैक हैं। हमारे कैमरे की नज़र में आते जाते हवाई जहाज़, लेकिन क्या बादल होने या मौसम ख़राब होने से रडार काम नहीं करता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल में काम करने वाले लोग हैरान हैं, हंस भी रहे हैं, लेकिन बोले कैसे? आप जानते हैं कि देश भर में कई जगहों पर रडार स्टेशन बना होता है। रडार स्टेशन से लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे आसमान की तरफ जाती रहती हैं और वहाँ मौजूद ज्ञात अज्ञात चीज़ों से टकराकर वापस लौट आती हैं, जिसे हम टारगेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे लाइट स्पीड की गति से चलती हैं। इससे होता यह है कि जहाज का लोकेशन पता चल जाता है, पता चलता है कि कोई टारगेट आसमान में है, कितनी दूरी पर है और कितने एंगल पर है। प्राइमरी रडार से इतना ही पता चलता है, ये नहीं पता चलता कि विमान कौन सा है, मगर उससे अधिक क्षमता वाले रडार से पता चल जाता है कि विमान दिखने में कैसा है, किसका है। रडार अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये भी आप जान लें। मिडिल स्कूल के जितने भी छात्र हैं अलग अलग रेंज के होते हैं। मेरी ये जानकारी बेसिक है, आप दर्शक जो भी इसमें खोट निकालेंगे मैं सुधार करने के लिए तैयार हूँ। प्रधानमंत्री को भी बादलों वाले बयान का सुधार कर लेना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। इंग्लिश में छप के टाइम मैगजीन में वालों को पता चल गया तो बहुत बुरा हो सकता है। वैसे इससे चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ता। आप जितना झूठ बोलें, जितना गलत बोलें, वोट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छी बात है भारत के लोकतंत्र में। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह।